मित्रों नमस्कार। इस चैनल में मैं ए.आर. मिश्रा आपका स्वागत करता हूँ। आज मैं अपने पैतृक शहर में हूँ। पिता की बरसी पर आया था और उस कालखंड में आ गया हूँ जहाँ से इस शहर से दूर चला गया था। किंतु उसके पहले जिन लोगों के साथ मिल बैठकर लिखने पढ़ने की प्रेरणा पाता रहा, जिन लोगों से आशीर्वाद मिला, उनमें से एक आज उदय जायसवाल गुरुवर हमारे साथ हैं। आप हमारे गुरु के भी गुरु रहे हैं और 90 के कालखंड को पार करने वाले, मुझे लगता है इस शहर में उन चुनिंदे लोगों में से एक है जो आज भी सक्रिय हैं और समाज को बहुत कुछ दे रहे हैं। प्रोफेसर जेपी सिंह, इस नाम से मुझे लगता है इस शहर का हर विद्यार्थी परिचित होगा और जो गणमान्य लोग हैं वो भी परिचित होंगे। साहित्य विधा से जुड़ा हुआ हर व्यक्ति परिचित होगा। आप स्थानीय आर.के. कॉलेज में अंग्रेजी विभाग के प्रमुख रहे और साथ ही साथ अनेक किताबों के रचनाकार रहे। साहित्य में आपकी दक्षता रही है और समान रूप से अंग्रेजी, हिंदी और मैथिली साहित्य पर समय समय पर अपने विचार, अपने लेखन से मार्गदर्शन करते रहते हैं और लोगों तक अपनी बात पहुंचाते हैं। आज हमारे साथ उदय जायसवाल जी भी हैं जो लगभग 45 वर्ष पूर्व से सक्रिय हैं और साहित्यिक गतिविधियों को आगे बढ़ाने में सशक्त भूमिका निभा रहे हैं। आप दोनों के, आपके संचालन और आपके मार्गदर्शन में, अध्यक्षता में स्वचालित कवि गोष्ठी नाम से एक साहित्यिक संस्था अनवरत रूप से चल रही है और आगे भी चलती रहेगी। और अभी बातचीत के क्रम में सर से हमने कहा आप शतक लगाएंगे और अभी बहुत कुछ समाज को देना बाकी है। ये आज हम सब लोगों के लिए गर्व का विषय है कि आज आप दोनों से हम आप लोगों को रूबरू करवा रहे हैं और इनकी बातों से जो बात छन कर आएगी उससे प्रेरणा पाकर हम अपनी जीवन यात्रा को समृद्ध कर सकते हैं और उसका लाभ उठा सकते हैं। सर, आपका बहुत बहुत अभिनंदन। आशीर्वाद है आपको जी। इसी तरह से आप आगे बढ़ते रहें और जब भी नई पीढ़ी के लोगों से मिलता हूं तो उसकी इस पीढ़ी की ऊर्जा से मैं ऊर्ज्वसित होता हूं। जी। बड़ी खुशी हुई। सबसे बड़ी खुशी तो यह है कि आप चले गए इस मिट्टी को छोड़कर, लेकिन इस मिट्टी की छुअन को आपने छोड़ने की कोशिश नहीं की, इसलिए आप फिर लौट कर आए। बड़ी खुशी है। सबसे पहले मैं चाहूंगा कि आप दर्शकों को अपनी शुरुआती यात्रा जो आपको साहित्य की तरफ लेकर आया उसके संदर्भ में कुछ बताएं। ये दरभंगा जिला में एक स्कूल है, आज भी स्कूल है, एमएल एकेडमी जी। उसको लहरिया सराय भी कहते हैं। उस स्कूल में एक शिक्षक हुआ करते थे जो हिंदी और मैथिली, लोग तो मैथिली में ही के एक साहित्य सृजन के चलते उनको जानते हैं, चंद्रनाथ मिश्रा जी। तो हमारे शिक्षक थे और ये घटना है 51 की शायद जी या 50 की, मुझे याद नहीं जी। 1950 का। तो उनसे प्रेरणा मिली कि साहित्य की जो बात है और साहित्य एक ऐसी विधा है जिससे अपने आप को लोग ऊंचा उठा सकते हैं जी। वहीं से शुरुआत हुई। इसके बाद मैं लिखता गया, किताबें भी आती गई
मैं पटना में जब विद्यार्थी जीवन में था जी तो वहाँ पर पटना मेरे बारे में जो लिखा गया है, पटना के विद्वानों ने जो लिखा मेरे बारे में, तो उन लोगों ने बड़ा स्पष्ट रूप से लिखा कि पटना की साहित्यिक जो समाज था पटना का, उसको समृद्ध करने में मेरा भी योगदान है। कलाधर जी ने मेरे बारे में काफी लिखा। इसके बाद ऐसी परिस्थिति हुई कि मैं प्रोफेसर भी हो गया 59-60 में। तो पटने ही में था, समाज तो वहीं था, मैं प्रोफेसर था वहाँ। और आगरा से लोगों, आगरा के जो राम गोपाल परदेशी थे, राम गोपाल परदेशी आगरे में थे, एक बहुत बड़े साहित्यकार हुए। प्रगति प्रकाशन से मेरी बहुत सी किताबें आई। लोगों ने कहा कि भाई आप आगरे चले जाइए, आ जाइए यहाँ भी तो कॉलेज है, लेकिन खैर हम नहीं जा सके। कुछ ऐसी परिस्थिति हुई कि मैं पटना में प्रोफेसर था, लेकिन मैं चला आया मधुबनी में चला आया जी। अब इसकी एक अलग कहानी है, लेकिन एक व्यक्ति ने कहा था, बहुत बड़े व्यक्ति ने साहित्य के क्षेत्र में, कि आप यहाँ जो आ गए सो तो आपकी सरिता सूख जाएगी। तो फिर नहीं, क्यों सूख जाएगी? तो यहाँ तो अनुर्वर धरती है। नहीं, इसी कारण स्वचालित कवि गोष्ठी की स्थापना हुई और आज वो भी जिंदा है और वो कहते हैं कि नहीं, स्वचालित कवि गोष्ठी सचमुच उर्वर है। उनको मानना पड़ा है। वो बिहार के बाहर के बहुत बड़े साहित्यकार। और मेरा मानना है कि कविता अस्तित्व की धड़कन है जी। और यह जो अस्तित्व की धड़कन है वह केवल शब्द के माध्यम से ही कविता नहीं आती है। शब्द में जो, शब्द के अंदर जो आत्मा है, उसकी जो लहर है, वह लहर पूरी दुनिया को प्रभावित करती है जी। उसको लाउड स्पीकर की जरूरत नहीं है, प्रचार प्रसार की जरूरत नहीं है। और इसीलिए हमारा जो अस्तित्व बोध है, उसको व्यक्त करने की कोशिश कविता करती है। इसलिए उपनिषद की एक पंक्ति याद आ गई, कवि ही सर्वदृक्, कवि ही क्रांतदर्शी सर्वदृक्। तो कवि ही क्रांतदर्शी सर्वदृक्। कवि जो है वह बहुत ऊंची दृष्टि का व्यक्ति होता है। कवि ही क्रांतदर्शी सर्वदृक्, वो सबको देखता है। क्रांत का अर्थ होता है अतीत, बीता हुआ काल, लेकिन केवल बीता हुआ काल नहीं, सर्वदृक्, सारे कालों को वो देखता है। और समय एक है, विज्ञान ने तो प्रूव ही कर दिया है, साबित कर दिया है। इसलिए कविता को मैं एक आत्मिक आंदोलन मानता हूँ और इसीलिए चुपचाप मैं लिखता रहा। और कुछ दृष्टिकोण भी मैंने साहित्य के क्षेत्र में रखने की कोशिश की। पश्चिम और पूरब का जो दृष्टिकोण है, उस दृष्टिकोण से अलग ही मैंने एक दृष्टिकोण रखने की कोशिश की। और उस दृष्टिकोण के चलते मैंने काव्य तंत्र विज्ञान नाम की पुस्तक लिखी आज 50 वर्ष पहले। वो नजर में चीज नहीं आई, लेकिन हमारे कुछ मित्र हैं जिनसे आज तक मेरी देखा लेकिन कोई संवाद नहीं। और 80 वर्ष के एक बूढ़े हैं, डॉक्टर उपेंद्र प्रसाद, गोरखपुर यूनिवर्सिटी के रिटायर्ड है, 80 वर्ष से ज्यादा उम्र है। उन्होंने मुझ पर ही किताब लिख डाली, इसलिए कि मैंने दृष्टिकोण एक अलग रखा था। और काव्य तंत्र और विज्ञान में ही ये वही किताब है जो लगभग 50 वर्ष पूर्व सर ने लिखा था, और उसके ऊपर इसकी इम्पोर्टेंस को समझ के, इसके महत्व को समझ के, ये एक विद्वान है, इन्होंने अभी कुछ दिन पहले ही इस पर एक अलग से किताब लिखी है। और ये सचमुच ही एक प्रेरक प्रसंग है अपने आप में। सबसे पहली रचना आपकी किस भाषा में थी, और अगर कुछ याद हो उसके बारे में तो बताएं। हमने सबसे पहले ये हिंदी में कविता करना शुरू किया था जी। मैथिली में भी मैंने कविता की जी। और एक बात आप समझें, मैथिली में जो सबसे बड़े कवि है, कुछ जो कवि लोग हैं, उनमें एक बहुत बड़ा स्थान है चंद्रनाथ मिश्र अमर का। तो अमर जी भी हिंदी में लिखते थे। निर्माण नाम की पत्रिका उस वक्त में जो हिंदी की पत्रिका थी, उसका संपादन वो करते थे अमर जी, हिंदी की।
तो हिंदी और मैथिली में ऐसी बात नहीं थी, जी। सर्वभाषा सरस्वती। इसी दृष्टिकोण को लेकर लोग आगे बढ़े, बढ़ना भी चाहिए। एक पंक्ति मुझे याद आ गई, आशाओं की चिता जलाई जीवन के मरघट में, जग उसको पागल कहता है होता जो संकट में, खोए हुए रतन का जग में मोल नहीं होता है, टूटे हुए तार में जैसे बोल नहीं होता है। गुजरी फिर भी रात तुम्हारे आने की आहट में, आशाओं की चिता जलाई जीवन की। बहुत एक बहुत पुरानी कविता है, और बहुत सी कविताएं हैं। और सर्वाधिक प्रशंसित जो चर्चा जिसकी होती है वो कौन सी? तुलसी की काठी सूखी है, सीता की सूरत है उदास। तुलसी की काठी सूखी है, सीता की मूरत है उदास। त्योहार मनाने वालों की सावन में भी रह गई प्यास। जो आपके समकालीन जो लेखक थे हमारे, जैसे मधुकर गंगाधर थे, स्वर्गवासी हो गए। समकालीन लेखक जो भी थे, बड़े बड़े लेखक, सब तो हैं नहीं कोई। पटना हो चाहे उत्तर प्रदेश हो, सब तो खाली पड़ा हुआ है। एक बात शायद आपने पूछने की कोशिश नहीं की, तो मैं ही कह देता हूं। आज सबसे बड़ी समस्या है कि कविता जरूरत से ज्यादा मंचीय हो गई। जी जी। कविता में जेस्चर, भाव भंगिमा, कविता में गहराई नहीं है। मैं तो कहता हूं शेक्सपियर जो आज होते तो उनको लोग आज भी नहीं पढ़ते हैं। जी। कालिदास को भी नहीं पढ़ते हैं। अगर पढ़ते हैं तो समझते नहीं है, समझते हैं तो आत्मसात नहीं करते। जी। ये संकट है, और बोध का संकट है। ये बहुत बड़ी बात आपने कही है, और ये सचमुच ये जो गंभीर लेखन कर रहे हैं या जो ये है, ये उनके साथ भी ये समस्या है। और एक बात और मैं आपको बीच में टोकता, हम लोग गंभीर कविता करते हैं, तो गंभीर कविता करते हैं तो ऐसा लगता है कि गंभीर कविता में जो को सुनने वाले और उस पर ताली नहीं, कविता में जब ताली आप बटोरेंगे तो कविता शायद नहीं। जी जी, उसकी गंभीरता खत्म हो जाती है। इसलिए आज सबसे बड़ी समस्या है, कविता बहुत ज्यादा मंचीय हो गई और जेस्चर पर ताली लोग। कविता बुरा लोग मानेंगे, क्योंकि मैं तो लीक से हटकर बोलने और लिखने वाला व्यक्ति हूं। जी। देखिए, कविता कॉमेडी भी हो गई। जी। विदूषक की तरह लोग पेश आते हैं और लाखों कमाते हैं साहब। इसीलिए मैं मुझ जैसे व्यक्ति को चुपचाप लिखना चाहिए और चुप रहना चाहिए। इसी तरह से 45 वर्षों के बाद, 50 वर्षों के बाद कोई व्यक्ति होगा जो मेरी किताबों पर लिखेगा। बिल्कुल। लेकिन प्रचार प्रसार की, शब्द में इतनी ताकत है कि प्रचार प्रसार की जरूरत है। सिर्फ जो लहर है, और उस लहर की जो आवृत्ति है, भयंकर आवृत्ति है। इसलिए शब्द को लोगों ने ब्रह्म कहा। जी। वैसे नहीं कहा। तो हम समझते हैं कि जो परमात्मा है, उनकी सबसे बड़ी देन अगर है तो शब्द है। और प्रकृति जो है, मायांग तो प्रकृति विद्यात, तो प्रकृति तो माया है, शब्द माया नहीं है। शब्द तो वहां चलने की कोशिश करता है, परमात्मा की ओर चलने की कोशिश करता है। इसलिए तो अपने जो आपके समकालीन लेखन में जो लोग थे, या उसके पहले भी, जो आपको एक रचनाकार के तौर पर, एक कवि के तौर पर सबसे ज्यादा जिन्होंने, रामदयाल पांडे। जी। रामदयाल पांडे बहुत ही प्रसिद्ध कवि हो गए हैं। जी। मैट्रिकुलेशन में उनकी कविता पढ़ाई जाती थी। जी। मुझको उनकी एक कविता याद आ गई। जी। कुछ पंक्तियां उसकी। दो वसंत के चपल चरण, पिकी पुकारती रही वसंत के चपल चरण, पिकी पुकारती रही वसंत के चपल चरण। और जो संस्कृत की जो लय है, वह लय है उसमें, क्योंकि संस्कृत जो है भाषा
जी। अपूर्व भाषा है। जी जी बिल्कुल। संस्कृत अफसोस है कि मैं संस्कृत का विद्वान नहीं हूँ, थोड़ा थोड़ा समझ लेता जी। हूँ। और मैं तो अंग्रेजी पढ़ता रहा, अंग्रेजी पढ़ाता रहा। आप यह भी पूछेंगे कि आपने अंग्रेजी में क्यों नहीं लिखने की कोशिश की, तो हमारे एक मैं थोड़ा विषयांतरित होता हूँ। आइंस्टीन के साथ थे सत्येन बोस थ्योरी, आइंस्टीन बोस थ्योरी। तो सत्येन बोस विज्ञान के क्षेत्र में बहुत बड़े व्यक्ति हो गए। उनके नाती सीएम कॉलेज में अंग्रेजी के प्रोफेसर थे। वो आईएएस के लिए तैयारी कर रहे थे, हो भी गए थे शायद। सत्येन बोस ने कहा नाती से कि ऐसी गलती मत करो, शब्द की साधना करो, और शब्द की साधना साहित्य के माध्यम से होगी। नहीं अगर लिख सकते हो तो पढ़ तो सकते हो। जी जी बिल्कुल। ये सत्येन बोस का कहना। और एक बात मैं बताऊं, मैं कहना नहीं चाहता था लेकिन आज कह देता हूं। ये शायद 52 की घटना है। उपराष्ट्रपति थे डॉक्टर राधाकृष्ण जी। बाद में राष्ट्रपति। जी। तो जिस तांत्रिक को पैर छूकर प्रणाम करते थे, तिब्बत के तांत्रिक, वो विलियम दी कंकरर के खानदान के थे, फ्रांस। उनके साहचर्य में मुझे भी रहने का मौका मिला। जी। और मैंने कहा कि मैं तो किसान का लड़का हूं, तो नहीं तुमको आगे बढ़ना। उन्होंने पीठ पर हाथ रखने की कोशिश की और एक हलचल पैदा हो गई थी। परिवर्तन वहीं से शुरू हो गया। रामदयाल पांडे हों, बहुत सारे लोग थे वहां, लेकिन वो सब बात नहीं है। एक हमारी जो बैठकें होती थी, तो ये रेणु जी के प्रति बड़ी श्रद्धा है। हम लोग रेणु जी के साथ नहीं थे, मधुकर गंगाधर और ये सब जो थे, हम लोग अलग ग्रुप था। तो कहने का मतलब, पिकी पुकारती रही वसंत के जबल चरण, त्र्यंबकम यदा बहे सुगंधि पुष्टि वर्तनम। कितना लय है इसमें, वही लय है, पिकी पुकारती रही। जैसे इतने दिनों की आपकी काव्य यात्रा है, इसमें हर जो कवि होते हैं उनकी एक खास विधा होती है, या वो खास बिंब को कैच करते हैं, पकड़ते हैं। तो और वो उनकी सारी कविताओं में, सारी रचनाओं में वो दृष्टिगत होता है। तो कौन सा बिंब आपको सबसे ज्यादा? प्रकृति परक मेरी रचनाएं होती जी। और इसीलिए मेरी रचना की व्याख्या करते करते प्रसिद्ध आलोचक स्वर्गीय कलाधर जी ने, जो बीएन कॉलेज के प्रोफेसर भी हुए और हिंदी साहित्य सम्मेलन है उसके महामंत्री वगैरह थे, स्वर्गवासी हो गए। तो उन्होंने मुझ पर ऐसी बातें लिख दी मेरी कल्पना और मेरी प्रकृति पर रचना के बारे में, मैं अगर वो कहूं तो आत्म प्रशंसा होगी, और मैं तो आत्म प्रशंसा से अलग होता हूं, रहता हूं। लेकिन मैं फिर कहता हूं कि प्रकृति की जो बातें हैं, तो प्रकृति के शब्द जो हैं या उनके प्रतीक को लेता हूं। प्रतीक है, प्रतीक सच्चाई नहीं है। नहीं जी। और इसलिए इतना जरूर मैं कहूंगा कि कविता जिस दिन मर जाएगी उस दिन सभ्यता और संस्कृति मर जाएगी। ये स्वचालित कवि गोष्ठी की जो आपने चर्चा की, मैं तो कागजी हूं। ये उदय जायसवाल जी जो इतने अच्छे कवि हैं, इनकी वजह से ही यह चलती है गोष्ठी। तो सर आपने बहुत सारी किताबें लिखी हैं, पुस्तकें लिखी हैं। आगे आने वाले दिनों में हम लोगों को क्या मिलेगा सौभाग्य देखने को? नई पुस्तकें हमारी आएंगी, कम से कम 6 पुस्तकें और आएंगी जी। कम से कम जी। क्योंकि अभी तो 12, 13, 14 पुस्तकें प्रकाशित होगी, लेकिन और भी बहुत सी चीजें जो नहीं प्रकाशित हुई हैं। दूसरी बात, मैं तो हर दिन लिखता हूं जी। न मेरा जो दिमाग है न थकता है, न मेरी उंगली थकती है। हाँ, उम्र के कारण थोड़ा थक जरूर गया हूं, लेकिन मन नहीं थका है। और सृजन की जो लिप्सा है वो थकी नहीं।
अभी आप बता रहे थे कि आपकी लंबी जो आयु है उसका राज क्या है? राज क्या है? अच्छा, कारण मैं क्या बताता हूँ। मैं आसन करता था, योगासन, जी। एक ही कारण है। दूसरी बात, मैं खाने में अधिकतर मैं कोशिश करता हूँ कि मैं वेजिटेरियन, शाकाहारी। दूसरी बात कि बहुत सी कठिनाइयाँ आई मेरे जीवन में, बहुत सी कठिनाइयाँ शुरू से ही, जी क्योंकि आज़ादी के पहले ही, हाँ 47 के पहले मेरी माँ का देहांत हो गया। जी बहुत कठिनाइयाँ आई व्यक्तिगत जीवन में, लेकिन कठिनाई को मैं बहुत ही आसानी से झेलता रहा, इसीलिए कि मेरा मन तो कहीं और था। जी तो वह जो दृष्टिकोण शुरू से रहा है, परिस्थिति ने मुझे थोड़ा अलग थलग बना दिया लोगों से, रहने का, कहने का ढंग। संघर्ष में शायद मेरा उत्कर्ष संघर्ष के कारण ही, जी संघर्ष ही मेरा उत्कर्ष। जी नई पीढ़ी से, नई जनरेशन से जो इस दिशा में लिखने पढ़ने का काम कर रहे हैं या समाज में कुछ देना चाहते हैं? नई पीढ़ी के साथ सृजनशीलता है, इसमें कोई शक नहीं है। अच्छे अच्छे नई पीढ़ी के लोग लिखते हैं, लेकिन नई पीढ़ी के साथ एक खतरा है। यह तकनीकी ज्ञान ऐसा हो गया है, अक्षर पढ़ना नहीं चाहते हैं, लिखना नहीं चाहते हैं, और मोबाइल ने तो नई पीढ़ी को शायद पंगु बनाने की कोशिश की है। लोगों को बचना चाहिए। मोबाइल लोग देखें तो उसमें ज्ञान की जो चीजें हैं वो नहीं है। जी और नई पीढ़ी से बहुत उम्मीद है, और नई पीढ़ी का भविष्य भी उज्जवल है। लेकिन नई पीढ़ी को अगर हम थोड़ा रास्ता दे दें, इसीलिए कुछ लोग कहते हैं बड़े बड़े लोग की कैसे सुधार होगा। तो आप मेरी किताब को पढ़ेंगे ना, जी। आंदोलन की राह जी। पर, तो आप देखेंगे कि जब तक नैतिक आंदोलन नहीं होगा तो समाज सुधरेगा। और अंत में एक बात मैं जरूर कहना चाहूंगा, समय आज राजनीति का नहीं है, समाज नीति का समय है। समाज की कोख से जब तक आप राजनीति नहीं जन्मेगी, उसको अंगीकार नहीं करेंगे तो आप कुछ नहीं करेंगे। जी जी बिल्कुल बिल्कुल। पीकॉक ने एक बार कहा था 19वीं सदी में, बहुत अच्छे राइटर हो गए हैं, उन्होंने कहा था कि साहब क्या बता रहे, आज जो 19वीं सदी में उन्होंने लिखा कि कवि लोग तो इतने प्रतिभा संपन्न हैं, लेकिन उन्हें कविता के क्षेत्र में नहीं आना चाहिए, वो समय बर्बाद कर रहे हैं। हीनता की भावना से ये ग्रसित लोग रहे हैं, लेकिन नहीं। तो मैं उनको भी कहना चाहता हूँ, स्वर्गीय हो गए, या टी.एस. एलियट को पढ़ लो, जो आधुनिक युग का सबसे बड़ा कवि हो गया। उसने कविता के महत्व को समझा, वैदिक दृष्टिकोण को स्वीकारा। द वेस्टलैंड के अंत में दया दमयति दयत्वदम, बोल रहा हूं, ओम शांति शांति शांति। इसलिए उसी तरफ जाना पड़ेगा नैतिक आंदोलन की। तो आप धर्म तो व्हाइट हेट के शब्दों में आत्मा की उड़ान है। धर्म का कोई संकीर्ण दायरा नहीं होता, धर्म तो एक ही होता है। इट इज ए डीपर एक्सपीरियंस, बहुत व्यापक और इट इज ए डीपर एक्सपीरियंस। उसी डीपर एक्सपीरियंस, काव्य और धर्म दोनों का उत्स एक ही है, उद्गम, जी जिसको समझने की जरूरत है। और मैंने अपनी किताबों में इसकी काफी चर्चा भी की है। जी। इससे पहले कि हम जायसवाल जी से आपके संदर्भ में कुछ बात करें, जो हाल की कोई कविता हो आपकी, उसकी कुछ पंक्ति मैं सुनाता हूं कविता। जी जी कहा जाए। अभी हाल की कविता है, आग तुम में है जला हूं मैं, आग तुम में है जला हूं मैं, बर्फ तुम में है गला हूं मैं, वक्त तुम बीतते हो शाम में ढला हूं मैं, मसीहा की तरह मत पूजा करो, सच्चाई कहता हूं बला हूं मैं, वैसे अंधेरा जब सताता है दीपक की तरह जला हूं मैं, वैसे दीपक तो मुजरिम है, कितने पतिंगे जले आज तक, क्या अच्छा है क्या बुरा है
मैं नहीं समझ पाया आज तक। रोशनी है तो काली का रहना जरूरी है। तेरा घर है लेकिन मरघट भी जरूरी है। ये काले बादल शोर भी मचाते हैं लेकिन बरस जाना भी जरूरी है। यह बारिश हुई, पेड़ नींद से उठ गया होगा। यह जिंदगी तुकबंदी है, कल्पना का ओठ फरफरा गया होगा। जल मुर्गी सांप के डर से छत पर अंडा देती है। हवा मत आओ, मुर्गी अंडा सेती है। शब्द जरा गहरे उतरो तन्हाई में। शब्द जरा गहरे उतरो तन्हाई में। अक्षर तुम लिखो क्या रखा है रोशनाई में। खेत जब कलेजे को चीर कर दिखाता है, बादल तब पानी को दिल खोल कर बरसाता है। चला जरूर हूं मैं उम्र की राहों पर, मैंने गोदना गोद दिया समय की बाहों पर। आंसू न निकल पाए तेज ठहाकों पर। क्या वक्त है तितली समुंदर पार कर जाती है। यादों में मत खोया करो, अब यहाँ राह भी पलट जाती है। नदियों में झगड़ा नहीं, बाहों में सिमट आ जाती है। पता नहीं मैं किसका इंतजार करता हूँ। एक ही बात मैं बार बार कहता हूँ, वही उगना वही ढलना बार बार देखा मैंने। मन थका नहीं है, बार बार देखा मैंने। फूलों को सूंघा तो सब करते हैं, फूलों के पास आकर देखा भी किया करना। आंख में दिल उतर आता है, आंख में दिल उतर आता है, इन आंखों को भी समझा करना। आंख की प्यास बुझाना भी अब सीखना चाहिए। खुले में आकर थोड़ा भीगना भी चाहिए। घर में नहीं खुले में पला हूँ, आग तुम में है जला जला। घर में नहीं खुले में पला हूँ मैं, आग तुम में है जला हूँ मैं। आग तुम में है जला। बहुत सुंदर, बहुत बहुत बढ़िया, बहुत। अब मैं आपसे निवेदन करूंगा, इतने दिनों की यात्रा में आप सर के साथ रहे हैं और आपकी रचनाओं को आप गहराई के साथ देखते रहे हैं। इनकी रचनाओं पर कुछ आप बताएं और सर के संदर्भ में कुछ आप बोलना चाहिए, आपके उद्गार जो भी हो आप बता सकते। सर्वप्रथम तो सब वेद नमस्कार। माँ शारदे और जनक जननी जानकी को नमन है। आज अनिल जी हम लोग के बीच में हैं और सबसे एक उपादेयता ये है कि आज हम लोगों के गुरुवर, मैं तो कहूँगा ये मिथिलांचल ही नहीं, बिहार ही नहीं, राष्ट्रीय स्तर के लेखक कवि या विद्वान आदरणीय प्रोफेसर जेपी सिंह जी के आवास पर हम लोग इकट्ठे हुए हैं। और अभी हम सभी सुन रहे थे, सर का एक एक शब्द बहुत कुछ कह जाता है। और मेरा ये सौभाग्य रहा है कि मैं इनके सानिध्य में आज लगभग 45 वर्षों से हूँ। मैं इसी रामकृष्ण महाविद्यालय का छात्र रहा और अंग्रेजी की क्लास में मुझे याद है सर का पढ़ाना। उनका लिबास हो या उनकी वाणी हो, सब में एक अनुशासन था। और एक उनकी पंक्ति मुझे याद आती है, अंग्रेजी के बहुत बड़े विद्वान रहे, प्राध्यापक रहे हैं। जैसा कि कहा गया, हिंदी, मैथिली और अंग्रेजी में इनकी कविताएं आती रही हैं, पुस्तकें आती रही हैं। ये कहते हैं कि मैं रोटी तो अंग्रेजी की खाता हूँ मगर मेरी बूटी हिंदी है। बहुत ही महत्वपूर्ण बात है ये। मैं इनसे बराबर प्रेरित होता रहा। और मैं बता दूं कि जो सुचालित कवि गोष्ठी की चर्चा हुई, जो 42 सालों से निरंतर गतिशील है। गतिशील कहना ही पर्याप्त नहीं होगा, प्रत्येक महीने इसकी बैठक होती रही। जैसा कि कहा गया है, कोरोना हो, बाढ़ हो, भूकंप हो। यहाँ तो मैं देखा हूँ कि भूकंप आया मधुबनी में, हम लोग यहाँ मैदान में बैठे हुए हैं, कविता कर रहे हैं। और सर हमारे कहते हैं कि अगर बारिश भी आएगी तो थम जाएगी। ऐसा हम लोगों ने देखा है। तो ये जो है शब्द साधना की भूमि है, ये एक शिक्षण स्थली है और
सर जो कुछ भी मुझे कह दे, मैं तो कार्यकर्ता की तरह एक कवि के रूप में, साहित्यकार के रूप में जुड़ा रहा, लेकिन मार्गदर्शन सर का ही रहा है। और सर ने इसको सजाया है, संवारा है, और सर के प्रभाव से ही बहुत दूर दूर के लोग आए हैं। मैं चाहूँगा थोड़ा जिक्र कर देना जी। यहाँ आकाशवाणी के निदेशक गुलाब चंद जी आते थे, वो अपनी कविता पढ़ते थे। और मैं बता दूं कि जिस समय में सर ने इसको गति प्रदान की, उस समय में मधुबनी में साहित्यिक जीवंतता कुछ थी ही नहीं। इतनी बड़ा विद्यापति की भूमि, नागार्जुन की भूमि, और ये भूमि एकदम शिथिल थी, कहीं कोई कार्यक्रम नहीं। लेकिन मैं थोड़ा कहना चाहूँगा कि हम लोग, सर ने तो एक स्थानीय जगह दे दी। पहले हम लोग कहते थे कि इसका न कोई ज़मीन है न आसमान, फिर भी है ये प्रवाहमान। कभी किसी झोपड़ी के नीचे में, कभी किसी स्कूल में, कभी मत्स्य विभाग में हम लोग जाते थे और वहाँ मीटिंग किया करते थे। आज फैन, मरकरी, बहुत तरह की रोशनी के बीच में लोग मीटिंग करते हैं, मगर सर के आशीर्वाद से हम लोग लानटें, देखिए इसके महत्व को जानिए। पहले याद कीजिए कि पहले जो शायरी होती थी, तो जिस शायर के आगे में, मैंने दशकों पहले की बात करते हैं, हाँ, मोमबत्ती शमा रख दिया जाता था, वही गजल पढ़ते थे। तो मैं यहाँ से मोमबत्ती लानटें लेके जाता था, वहाँ जलाते थे, हम लोग पढ़ते थे। इसके महत्व को समझिए। और स्वचालित कवि गोष्ठी का ही कार्यक्रम है, जो उसे बिहार झारखंड एक ही था, दोनों जगह से, आकाशवाणी से इसका पूरा प्रोग्राम अनुप्रसारित होता था। बड़े बड़े कार्यक्रम को वो जगह नहीं मिलती थी, और जो भी दरभंगा से आते थे लोग, उसको हम सर के यहाँ या हमारे यहाँ टिकते थे और हम लोग उसको विदा करते थे। और एक बात और मैं बता दूँ, मैं इसे ही बता रहा हूँ कि आने वाली पीढ़ी को, और आजकल जो भाषा के नाम पर जो राजनीति हो रही है, संगठन के नाम पर जो राजनीति हो रही है, उसको विराम लगे और युवा पीढ़ी से प्रेरित हो कि हम लोग कोई सदस्य संस्था से रखे ही नहीं आते, या कोई सदस्य बनाए, मगर फिर भी ये अनवरत चल रहा है। इसमें गुलाब चंद जी जुड़े, और बहुत सारे गुजरात से डॉक्टर पंकज लोचन साहब कमल, जो गुजरात साहित्य अकादमी से सम्मानित हैं, वो लोग जुड़े। उन लोग अभी भी अपनी रचनाएं भेजते हैं। तो एक संतुष्टि है कि हम लोगों ने मौन साधना के रूप में इसको ये दिया। और सुन लीजिए, ये सिर्फ कवि गोष्ठी ही नहीं है, यहाँ परिचर्चाएँ भी होती हैं, लोगों को सम्मानित भी किया जाता है, पुस्तकों का लोकार्पण भी होता है, और बहुत सारे संदेश हम लोग यहाँ से देते हैं। और मैं तो विज्ञान का छात्र रहा, वनस्पति शास्त्र प्रतिष्ठा का, LLB किया, साहित्य से ऐसा कोई लगाव था नहीं, लेकिन फिर भी अंदर में एक भावना थी, साहित्य के प्रति रुचि थी, और मैं कुछ कुछ लिखता रहा। सर के संदर्भ में तो आपने बता दिया, और स्वचालित कवि गोष्ठी के बारे में भी बताया। आप अपने संदर्भ में बताएं कि सबसे पहले कैसे आपको प्रेरणा मिली और पहली यात्रा कहाँ से शुरू हुई? देखिए, पहले मैं बहुत पहले बता दूं कि पटना में डाक बंगला में कॉफ़ी हाउस है, अभी भी होगा, उसमें फणेश्वर नाथ रेणु जी, प्रातः स्मरणीय रेणु जी वहाँ बैठा करते थे, और एक कप कॉफ़ी में बहुत सारी प्रचर्चा हो जाया करती थी। मुझे वहाँ बैठने का मौका मिला, और उन्होंने बराबर ये कहा कि आज युवाओं को, युवा पीढ़ी को आगे बढ़ना चाहिए, और आप अपने आगे पीछे जो देख रहे हैं उसको आप शब्द में बांधिए। शब्द ब्रह्म है। और हमारे सर ने, मैं अधिक नहीं कहना चाहूँगा, पुनरावृत्ति नहीं करना चाहूँगा, सर ने बहुत कुछ कह दिया है शब्द के बारे में जी। तो जो ब्रह्म है उसकी हमें पूजा करनी होगी ना, उसको समझना होगा। तो उन्हीं बातों से, और मैं विज्ञान का छात्र होते हुए भी, मैं जब वकालत मैंने किया, मगर मैंने ये पेशा अख्तियार नहीं किया।
क्योंकि इससे मेरी भावनाओं को आघात पहुंचता। मैं मानसिक रूप से उसके लायक नहीं था। अगर मैं ट्रेन से गुजरता था पहले, तो खिड़की से यदि कुछ देखता था ना, उसको लिख लेते उस पर मैं लिख देता था भाई। ये एक स्वतः स्फुरण है, आपके अंदर से ही स्फुरित होता है। मतलब बाहर की घटनाएं हाँ। जो घट रही हैं हाँ। या किसी के साथ कुछ पीड़ा हो रही है, तो वो आपको अंदर तक उद्वेलित करती है। उद्वेलित करता था और मैं वो लिखता था। जी। और यही नहीं, मैं अखबार पढ़ता था। अखबार में अगर मैं देख रहा हूँ कि अगर वैश्विक स्तर पर कुछ ऐसा बड़ी हो रहा घटना है क्षति, उसे मैं कलम में बांधने का प्रयास करता था। लेकिन मैं अपनी बात कहूँ कि मैं एक व्यवस्थित व्यक्ति नहीं रहा। लिखता रहा पन्ने इधर उधर गए। तो मेरा एक अनुजी है, उसने मुझे कहा कि भैया आप इतना लिखते हैं, आप सहज के क्यों नहीं रखते हैं? तो हमने कहा भाई सहज तो मैं नहीं हूँ। तो कहा कि आप लिखिए, उसका प्रकाशित करवाइए। तो मुझे ले गया दिल्ली में भावना प्रकाशन है, वहाँ पर जो है लोगों ने मेरी रचना को देखा, कहा अभी तक आपने कोई पुस्तक प्रकाशित नहीं की है। तो वही में प्रकाशन हुआ, विश्व पुस्तक मेला प्रगति मैदान में इसका लोकार्पण हुआ। ये है शब्दों के आएंगे। मित्रों, यही वो पुस्तक है जो आपने लिखा है, और इसकी रचनाएं बहुत उम्दा किस्म की हैं, और अगर आप पढ़ेंगे तो आपको काफ़ी इससे प्रेरणा मिलेगी। सर ने इसकी भूमिका लिखी है। जी जी, और आदरणीय सर ने इसकी भूमिका लिखी है और बहुत अच्छे तरीके से लिखी है। मैं चाहूँगा कि जायसवाल जी इसमें से कोई एक कविता आप लोगों को सुनाएं। एक बात जरूर है कि ये स्वचालित कवि गोष्ठी के बाद हम लोग मिथिला के हैं, मैथिली हमारे सबके भाषा थी, तो ओहू में राजनीति हो लगने, लेकिन हमारा सब निष्प्रिय भकर से वो सबके प्रेरित के लिए आई मैथिली की संस्था चल रहा है। अब बहुत ठाम से कि भाषा के बंधन थी, मगर बता दी हम एक बार, ये स्वचालित कवि गोष्ठी में हिंदी अंग्रेजी तो छोड़िए, भोजपुरी, मगही, बंगाली, मैथिली सब भाषा के कवि हैं। सर हमारे कहते हैं कि ये सर्वधर्म सर्वभाषा कवि संस्थान है यहाँ। आप किसी भाषा बोल सकते हैं। तो याद है कि बंगाली महिला थी, वो यहाँ आती थी और कविता पढ़ती थी। ये ऐसा मिलेगा नहीं कहीं। और सर के बारे में, सर की कृतियों के बारे में तो आपने समझ ही लिया, मगर सर ने अपने मार्गनिर्देशन में जो संदेश दिया है वो चिरस्मरणीय रहेगा, अमर हो गया है। जी, सभी भाषाओं के से संवर्धन मिला है। जी। एक कविता है शब्दों का चित्रकार। कवि हूं मैं, क्या मैं कवि हूं, पूछता हूं खुद से। फिर पढ़िए। कवि हूं मैं, क्या मैं कवि हूं, पूछता हूं खुद से। शायद नहीं कभी रहा होऊंगा, महसूस ना होता है ऐसा। माहौल के बढ़ते शोर से घबरा कर खोलता हूं अपनी आंखें। अस्त्रों की होड़, युद्ध की विभीषिकाएं, अनाचार, आतंकवाद, बलात्कार, रिश्तों की पवित्रता के बुझते दिए रोज बरोज की अखबार की कतरनों से सर उठाकर हैं बोलते। रोज बरोज की अखबार की कतरनों से सर उठाकर हैं बोलते। मानवता, नैतिकता, राष्ट्रवाद के आलोक में सृजित अहिंसक, जन क्रांतिकारी, संवेदनशील कविताओं की कोई प्रासंगिकता नहीं रह गई है। वाह, बहुत अच्छे। मेरे चारों ओर कई बार प्रतिध्वनित होती हैं ध्वनि, तू है कवि बीते हुए कल का, वो कल जो घट चुका, कवि जो बीत गया, कविता जो बिखर गई, कल्पना जो ठहर गई, कवि का वैश्विक दर्पण जो टूट गया, अपने में घुटता रहा, त्रस्त विक्षिप्त अब जागा हुआ। त्रस्त विक्षिप्त अब जागा हुआ। वही कवि, हाँ वही शब्दों का चित्रकार, जिसे अपनी ही कविताओं के तले रौट डाला गया। बंद कर लेता हूँ अपने कानों को। बहुत अच्छे। घायल बारियों से टकरा कर भई आवाज है गूंजती, अपनों के खोने का गम, ध्वस्त होते आशियाने, लुटती असमत की सशक्ति चिनकारियों के क्रंदन। पूरी ताकत से अट्टहास करता हूँ उस गूंजती आवाज में छा जाने के लिए, मगर यह क्या, मेरे खुद के अट्टहास
स्वर देते से लगते हैं। कह रहा है जैसे कोई, तू तो हासी में पड़ा सांस लेता एक पत्थर है। और मैं अपनी कलम कस कर पकड़ लेता हूँ। फिर एक बार छीन ना ले कोई इसे, छीन ना ले कोई इसे, मुझे बने रहना है युग का रचनाकार। यह आशावादिता है, मुझे बने रहना युग का रचनाकार, न कि बीते हुए कल का होती अंत प्रेरणा जागृत। कविता की मेरी विलुप्त नहीं कर सकते, कविता को मेरी विलुप्त नहीं कर सकते। गवाह है विश्व इतिहास, जन क्रांतियाँ है साक्षी। कवि को काल कोठरी दिया गया, बेड़ियों में जकड़ा गया, मगर कवि की कविता वह तो स्वच्छ हवा की है मानिंद, अमर है, अकाट्य है, जिसे कोई भी राष्ट्र की सीमा अपने वैश्विक बंधन ताना है शाही शिकंजे बांध नहीं पाए अब तक। उसने युगों का निर्माण किया है, युगांतर तक। बहुत अच्छी कविता। अब मैं सर से चाहूँगा कि इनकी जो इतनी दिनों की यात्रा है शब्द रचना की, उस पे इनकी कविता में चित्रात्मकता है जी और विश्व जनीन दृष्टिकोण है। जी कभी कभी मैं कहता हूं कि इनकी कविता चित्रों की दीर्घा है। ऐसा लगता है कि ये अक्षर नहीं, हमको सामने उनकी कविताओं को पढ़ने के बाद लगता है कि ये चित्र बना रहे हैं। जी और किसी चीज को हूबहू रख देना जी ये एक बहुत बड़ी विशेषता है। और उदय जी की कविता है, उदय जायसवाल जी की जो कविताएं हैं वो बहुत ही, उसका फलक बहुत व्यापक है जी और उस व्यापक फलक को चित्रात्मक ढंग से व्यक्त करने की कला अपूर्व कला है। और मैं आशीर्वाद देता हूं कि इसी तरह से लिखते रहें और सेवा करते रहें, समाज की सेवा करें। देखिए, कविता की बात हो रही है तो सर की प्रेरणा से ही चार पंक्तियां जो मैं कहना चाहूँगा, इसके बहुत बुरा अर्थ है मैं कहना नहीं चाहूँगा, बहुत कुछ कह जाती हैं पंक्तियाँ। गहन सघन मनमोहक बंतरू मुझको आज बुलाते हैं, पर किए जो वादे मैंने याद मुझे आ जाते हैं। अभी कहाँ आराम बदा, अभी कहाँ आराम बदा, ये मूक निमंत्रण छलना है। अभी तो मिलो मुझको चलना है। आइए इस यात्रा पर, काव्य यात्रा पर हम लोग चलते रहें और लोगों को चलाते रहें। मित्रों, आज के लिए बस इतना ही। फिर किसी और दिन किसी और शख्सियत के साथ बैठकर हम बातचीत करेंगे और उनकी बात आप तक पहुंचाएंगे। आप इस वीडियो को अगर पसंद करें तो अपने इष्ट मित्रों को जरूर शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करेंगे तो अच्छा लगेगा। साथ ही साथ आप अपने इर्द गिर्द किसी की मदद कर सकें तो बहुत सुंदर होगा। और कोई दुख में, किसी समस्या में है तो जरूरी नहीं पैसे से ही, मानसिक रूप से उसकी मदद कीजिए, उसको संवारने में अपना थोड़ा श्रम दीजिए। आपको ईश्वर आपकी प्रभाव कृपा करेंगे। इन्हीं शब्दों के साथ हम तीनों आप सबसे विदा लेते हैं। नमस्कार।